ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ने जाएंगे, जिसमें हमने माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के बारे में हमने कुछ हिस्सा पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। उसके आगे का जो हिस्सा बाकी रह गया था वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस की प्रोफेज अवस्था है उसके बारे में हमने वहाँ पर बात कर ली थी। प्रोफेज अवस्था हमने बात की थी कि जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सभी अवस्थाओं में ये सबसे जो है प्रोफेज अवस्था सबसे अधिक समय लेने वाली अवस्था है। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्र जो हैं वो क्रोमेटिन जाल के रूप में जब गुणसूत्र होते हैं वो धीरे धीरे स्पष्ट होकर गुणसूत्रों में बदल जाते हैं, क्योंकि जो जल हैं, जो गुणसूत्र जो हैं वो धीरे धीरे जल त्याग कर देते हैं, जिससे वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं और वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर जो गुणसूत्रों के लिए जो निर्जलीकरण होता है, जो क्रोमेटिन जालिकाओं का निर्जलीकरण यहाँ पर होता है, उसके लिए एटीपी और एंजाइम टोपोआइसोमरेज की ज़रूरत होती है। तर्कु उपकरण यहाँ धीरे धीरे बाद में बनने लग जाते हैं। केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका बिल्कुल लुप्त हो जाते हैं इस अवस्था में। तर्कु निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तर्कु क्या होते हैं इनके बारे में भी हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें आप, ताकि एनाफेज अवस्था और स्पाइंडल फाइबर के बारे में आप समझ सकें। आज हम समसूत्री विभाजन की अगली अवस्था पढ़ने जा रहे हैं और वो है मेटाफेज या मध्यावस्था। मेटाफेज में क्या होगा कि मेटाफेज में गुणसूत्र, अब क्या हुआ था वहाँ पर कि जो एनाफेज अवस्था में हमने देखा, प्रोफेज अवस्था में हमने वहाँ पर देखा कि प्रोफेज अवस्था में जो क्रोमेटिन जालिका है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए। वहाँ क्रोमोसोम बन चुके थे और वो क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते थे, जहाँ सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी वहाँ पर अर्ध गुणसूत्रण निर्मित हो चुके थे। मेटाफेज अवस्था में मेटाफेज पट्टिका पर गुणसूत्र व्यवस्थित होते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है और मेटाफेजिक प्लेट पर गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाते हैं। गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र जो होंगे, गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र होते हैं जो स्पाइंडल फाइबर बने थे, कॉन्ट्रैक्टाइल स्पाइंडल फाइबर हैं, वहाँ पर आकर ये जुड़ जाते हैं। गुणसूत्र बिंदु पट्टिका पर एवं भुजाओं ध्रुवों की ओर यहाँ पर होने लगती हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं, अगर हमें किसी भी कोशिका के क्रोमोसोम को देखना है तो मेटाफेजिक अवस्था को हम प्रैक्टिकली रूप से रिपोर्ट करके इस अवस्था में गुणसूत्रों को देखा जा सकता है, क्योंकि इस अवस्था में गुणसूत्र अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। सर्वाधिक स्पष्ट जो हैं गुणसूत्र हैं वो इस अवस्था में दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्रों का जो संघनन है वो बहुत अधिक हो चुका होता है। अब जो स्पाइंडल फाइबर बने हैं यहाँ पर, इनका क्या कार्य है? स्पाइंडल फाइबर गुणसूत्र में एक विशेष क्रम में तर्कु की मध्य रेखा पर व्यवस्थित होकर अपने गुणसूत्र बिंदु द्वारा तर्कु के कॉन्ट्रैक्टाइल नलिकाओं पर जोड़ते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर हमने पढ़े थे, जो कॉन्ट्रैक्टाइल नलिकाओं के बारे में मैंने यहाँ पर बात की थी, उन कॉन्ट्रैक्टाइल नलिकाओं से गुणसूत्र यहाँ पर जुड़ जाते हैं। गुणसूत्र जो है वो गुणसूत्रीय गति जो होगी मेटाफेज अवस्था में, उस गुणसूत्रीय गति के लिए भी तर्कु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही आगे हम जो डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर जो मिडल लैमिना यहाँ पर बनी है, यहाँ पर जो मध्य पटलिका जो बनती है, उस मध्य पटलिका के निर्माण में भी गुणसूत्रों की तर्कु स्पाइंडल फाइबर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो यहाँ मेटाफेज में क्या होगा कि मेटाफेज में जो ये मेटाफेजिक अवस्था हम देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल यहाँ जो सतत तर्कु तंतु हमने कहा था, जो सतत तर्कु नलिकाएं होती है, इन असतत जो तर्कु नलिकाएं होती है, असतत जो तर्कु तंतु है, वहाँ पर आकर गुणसूत्र यहाँ पर जुड़ जाते हैं। ये एक मेटाफेजिक प्लेट का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। मेटाफेजिक प्लेट बनती है जहाँ गुणसूत्र यहाँ पर
गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं, यानी सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। यानी स्पाइंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जो स्पाइंडल फाइबर है, जो तर्कु है, वो गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से आकर जुड़ जाते हैं। दोनों के अपोजिट पोल हैं, दोनों ईच क्रोमेटिड के अपोजिट फेज हैं। एक वेजिटेटिव फेज की ओर है और दूसरा एनिमल फेज की ओर हो जाता है। यह यहाँ पर एक बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेट, यहाँ मेटाफिजिक प्लेट का निर्माण इस अवस्था में हो जाता है। अब आती है एनाफेज अवस्था। अब क्या हुआ कि गुणसूत्र मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित हो गए हैं अच्छी तरह से, गुणसूत्र बहुत स्पष्ट हो गए हैं, उनका संघनन बहुत अधिक हो गया है। हम स्पष्ट रूप से यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड्स को देख सकते हैं। एनाफेजिक अवस्था में गुणसूत्र, जो अर्ध गुणसूत्र है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक पूरा गुणसूत्र है। इस तरह से आप इस गुणसूत्र को बना हुआ देख रहे हैं। इस तरह से ये गुणसूत्र हमें दिखाई दे रहा है, इस तरह से, है ना। तो ये जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये वाले भाग। तो अब यहाँ पर एनाफेज अवस्था में ये सिस्टर क्रोमेटिड इस तरह से इनका सेपरेशन हो जाता है और गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर गति करने लग जाते हैं। तो गुणसूत्र क्या होगा, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लग जाते हैं। ये गुणसूत्र की सबसे छोटी अवस्था होती है। कैसे गुणसूत्र की गति जो होती है, जो विपरीत ध्रुवों पर जो क्रोमोसोम जाएंगे, तो अलग अलग ध्रुवों पर इस तरह से मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होंगे, ये क्रोमोसोम जब आगे इस तरह से सेपरेशन हो जाएगा इनका। जब ये सेपरेशन होगा तो ये दोनों अलग अलग पोल्स पे जब ये क्रोमोसोम जाते हैं तो इनकी जो गति है, यहाँ पर ये जो गति होती है, वो गति स्पाइंडल फाइबर के कारण ही होती है। और इस गति को क्या कहते हैं, एनाफेजिक मूवमेंट्स कहते हैं। एनाफेजिक मूवमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सूक्ष्म नलिकाएं सिकुड़ने लगती हैं। सूक्ष्म नलिकाओं के सिकुड़ने से, यानी स्पाइंडल फाइबर के सिकुड़ने से ही गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति करने लग जाते हैं। ध्रुवों की मतलब दोनों विपरीत दिशा में, एक वेजिटेटिव पोल की ओर गति करता है और दूसरा एनिमल पोल की ओर गति करने लग जाते हैं। तो क्रोमोसोम जो है वो दो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लग जाते हैं एनाफेजिक अवस्था में। इस गति को हम क्या कहेंगे, इस गति को हम एनाफेजिक मूवमेंट कहेंगे। ध्रुवों की ओर गुणसूत्रों की गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर से गुणसूत्र जुड़े हुए रहते हैं, इस तरह से क्रोमोसोम जुड़े हुए रहेंगे सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर से जो क्रोमोसोम जुड़े रहते हैं, ये सेंट्रोमियर मान लें हम यहाँ पे, और यहाँ पर ये क्रोमोसोम इससे सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े हुए रहते हैं। तो इस सेंट्रोमियर के अंदर उपस्थित मोटर प्रोटीन और एटीपी के जल अपघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसी एटीपी और मोटर प्रोटीन के कारण जो ट्यूबुलिन, स्पाइंडल फाइबर की जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से होता है, वो नष्ट होने लगता है। जैसे सूक्ष्म नलिकाएं जो होती है वो स्पाइंडल फाइबर होते हैं, वो सिकुड़ने लग जाते हैं और इनके सिकुड़ने से गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लग जाते हैं। इस तरह से, जैसे मेटाफेजिक अवस्था में हमने देखा गुणसूत्र बिल्कुल कैसे थे, स्पष्ट थे। एक ये यहाँ पर सेंट्रोमियर और एसेंट्रोमियर से ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड्स उससे जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर गुणसूत्रों का सेपरेशन हो गया है। स्पाइंडल फाइबर में संकुचन होने के कारण गुणसूत्र जो है वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लग जाते हैं। ये दोनों ध्रुवों की ओर गुणसूत्रों का सेपरेशन होकर विपरीत ध्रुवों की ओर क्रोमोसोम गति करने लग जाते हैं। अब जितने क्रोमोसोम पेरेंट्स में थे उतने के उतने क्रोमोसोम आगे किस में जाएंगे, संतति में जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। समसूत्री विभाजन के दौरान जो प्रजननी बनेगी, जो संतति बनती है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने क्रोमोसोम पेरेंट्स में होते हैं उतने के उतने क्रोमोसोम कहाँ जाएंगे, संतति में जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्रों का एनाफेज अवस्था में सेपरेशन हो गया है, गुणसूत्र एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं।
सेपरेशन। जब गुणसूत्र सेपरेशन हो रहा है तो सेंट्रोमियर की स्थिति जो है सेपरेशन के समय अलग अलग होने से गुणसूत्र हमें कई शेप में, कई आकार में दिखाई देता है, जो अगले डायग्राम में हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर जो गुणसूत्र हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं टीलोसेंट्रिक यानी टीलोमियर केवल सेंटर में, केवल शीर्ष पर मौजूद हैं, एपिकल हैं, आई शिफ्ट, इसको आप टीलोसेंट्रिक कह सकते हैं। आई शिफ्ट जो क्रोमोसोम होगा, इसको ये क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, ये आई शिफ्ट हैं। आई शिफ्ट में जो क्रोमोसोम होगा वो एक्रोसेंट्रिक होगा, यानी कि एक क्रोमेटिड्स की लेंथ अधिक होगी और दूसरे क्रोमेटिड्स की लेंथ बहुत कम होती है, तो क्रोमोसोम का जो शेप होगा वो क्या होगा, आई शिफ्ट होगा। सब मेटासेंट्रिक, यहाँ क्रोमोसोम एल शेप का होगा, जहाँ पर एक क्रोमेटिड्स की लंबाई थोड़ी अधिक और दूसरे की थोड़ी कम होती है, तो एल शेप होगा। मेटासेंट्रिक में एम शेप्ड होगा, यानी कि क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में स्थित होता है, तो ये एम शेप कहलाता है। ये क्यों हो रहा है, ये सेंट्रोमियर जब सेंट्रोमियर से ट्यूबुलिन प्रोटीन जब संकुचन होता है, इस ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो स्पाइंडल फाइबर हैं वो संकुचित होते हैं, तो जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल में मूवमेंट करते हैं तो सेंट्रोमियर के कारण क्रोमोसोम की जो शेप है वो अलग अलग हो सकती है। टीलोसेंट्रिक हो सकता है, एक्रोसेंट्रिक हो सकता है, सब मेटासेंट्रिक हो सकता है, या फिर मेटासेंट्रिक भी हो सकते हैं। ये सारी की सारी स्थितियाँ हम एनाफेज में देख सकते हैं। सबसे स्पष्ट क्रोमोसोम हमें मेटाफेज अवस्था में दिखाई देते हैं, और उसके बाद अगर आपको थोड़े और अलग अलग शेप के क्रोमोसोम देखने हैं तो आप एनाफेज अवस्था का अवलोकन कर सकते हैं। टीलोफेज समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है। हमने देखा एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचे हैं, संकुचन नलिकाएं वहाँ पर सिकुड़ गई थी, ट्यूबुलिन प्रोटीन वहाँ नष्ट होने लगा था, तो तरकुत तंतु जो है धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। प्रोफेज अवस्था में जो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हुए थे, टीलोफेज अवस्था में वो पुनः बनने लग जाते हैं। अब जो क्रोमोसोम है वो जल को सोखने लग जाता है, वापस जल सोखने के कारण क्रोमोसोम क्रोमेटिन तंतुओं में बदलने लग जाता है। यहाँ पर क्रोमेटिन जाल का निर्माण हो जाता है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 डॉटर न्यूक्लियाई आज फॉर्म्ड, यानी क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले गए थे। अपोजिट पोल पे जाने के कारण क्रोमोसोम वापस जल अवशोषण के कारण क्रोमेटिन तंतुओं में बदलने लग जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, केंद्रक झिल्ली है, वो वापस से अपीयर हो जाती है। यहाँ पर इसके चारों ओर न्यूक्लियोलस यानी कि जो केंद्रिका है वो भी अपीयर हो जाती है। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अनकॉइल होकर एक धागे समान संरचना क्रोमेटिन में पुनः बदल जाते हैं। तो वहाँ पर प्रोफेज अवस्था में जो एक केंद्रक था वो यहाँ पर 2 पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो गया है। इसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्थाएं थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज अवस्था में क्या हो रहा था, प्रोफेज अवस्था में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स से उनका अकुंडलन हो रहा था, अनकॉइलिंग उनकी हुई थी टोपोआइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, और स्पाइंडल फाइबर का भी निर्माण हुआ था। मेटाफेज स्टेज में क्या हुआ, मेटाफिजिक प्लेट बनी, जहाँ क्रोमोसोम एक मेटाफिजिक प्लेट पर अरेंज हो गए थे, स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, सुस्पष्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। एनाफेज में क्रोमोसोम की एनाफेजिक मूवमेंट होती है। सेंट्रोमियर यहाँ पर काइनेटोकोर के विभाजन से या सेंट्रोमियर के विभाजन से गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। ऑपोजिट पोल आधे गुणसूत्र एनाफेज एनिमल पोल की ओर और आधे गुणसूत्र जो है वो वेजिटेटिव पोल की ओर उनका मूवमेंट या गति होती है। इसको हम एनाफेजिक गति कहते हैं। और जो टीलोफेज था, टीलोफेज में पुत्री केंद्रक में केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः बनने लग जाती है। जो क्रोमोसोम क्रोमेटिन अवस्था में क्रोमेटिन अवस्था वापस बनने लग जाती है। जो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड से वो धीरे धीरे अनकॉइल हो जाते हैं और पुनः क्रोमेटिन जाल के रूप में बदल जाते हैं। एक आपका यहाँ पर जो केंद्रक था, एक जो यहाँ पर
केंद्रक था, उस एक केंद्रक से 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण इस अवस्था में हो जाता है। इसे केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद कोशिका समसूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था आती है, वो है साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। इस अवस्था में कोशिका द्रव्य विभाजन, केंद्रक विभाजन हो चुका है, अब कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाने से एकमात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर पादपों की अगर हम बात करें तो पादपों में 2 विधियों से कोशिका विभाजन हो सकता है। पहली खाँच विधि, जहाँ पर एक खाँच का निर्माण होगा, एक खाँच बनती है, इस खाँच से कोशिका विभाजन होगा तो यह खाँच विधि कहलाती है, जिससे 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। दूसरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, और वो विधि आपकी कहलाती है सेल प्लेट या कोशिका पट निर्माण। कोशिका पट निर्माण हायर प्लांट्स जो होते हैं, उच्च श्रेणी के जो पादप हैं, उन पौधों में कोशिका पट द्वारा सेल विभाजन होता है। कोशिका पट जब विभाजित होती है तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पैक्टेट कण एकत्रित होकर एक प्लेट का निर्माण करते हैं। इसके अलावा गोल्जी बॉडी की पुट्टिकाएँ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विभाजित होकर फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं और इससे मध्य पटलिका बनती है, और मध्य पटलिका बनने से यहाँ पर एक पैतृक कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। एक पैतृक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। 2 पुत्री कोशिकाएं यहाँ पर बन जाती हैं। इसको हम साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हमने सेल साइकिल पढ़ा। सेल साइकिल की 4 अवस्थाएं थी, वहाँ पर G1, S, G2 और M फेज़ में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन। पहले वीडियो में हमने समसूत्री विभाजन क्या है और वहाँ पर प्रोफेज अवस्था तथा स्पाइंडल फाइबर कैसे बनते हैं, उनके प्रकार के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हमने मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, साथ ही हमने साइटोकाइनेसिस देखा कि किस तरह से एक पैतृक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, किस तरह से यहाँ पर 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। यहाँ पर हमने इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी किया है। आप लोग पूरे समसूत्री विभाजन को यहाँ पर पढ़िए। एग्जाम में बड़ा प्रश्न इसको लेकर पूछा जाता है, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, कोशिका विभाजन क्या है, समसूत्री विभाजन को विस्तारित रूप से समझाइए। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, गुणसूत्र कौन सी अवस्था में स्पष्ट दिखाई देते हैं, अलग अलग आकार के गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं, तो उनको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, उनकी भी डिटेल स्टडी आप यहाँ पर करेंगे। थैंक यू।